चलिए आज हम मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो कैश बुक की समरी थी उसको 3 पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया था कि क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है और क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। तो आज जब हम फॉर्मेट पढ़ रहे हैं तो लास्ट वाली क्लास में हमारी रिवाइज हो जाएगी और कैश फ्लो स्टेटमेंट का हम डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट यहाँ पर सीख लेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट यहां लिखेंगे बेटा फॉर द ईयर एंडिंग, लाइक क्योंकि जो कैश बुक की जो समरी है हमने तैयार करी थी, जो कैश फ्लो हमको बताने पूरे साल भर के बताना फॉर द ईयर, किसी पर्टिकुलर डेट के नहीं बताना। और सीधी सी बात है कैश फ्लो होंगे वो फॉर द ईयर के होंगे, ठीक है। फर्स्ट कॉलम हमारा बेटा किसका, पर्टिकुलर्स का, ये डिटेल्ड अमाउंट इन रुपीस, नेट अमाउंट इन रुपीस, और जो फॉर्मेट बेटा हम देख रहे हैं वो क्या है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट। तो इसमें जो सबसे पहला पार्ट है हमारा ए पार्ट, कैश फ्लो या कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और देखो हमने यहाँ फ्लो वर्ड यूज किया है, फ्लो में भी इनफ्लो में भी आउटफ्लो। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमने क्या क्या देखा था, कैश सेल्स, ये हमने इनफ्लो दिखाया, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स या इसको हम बोल सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, क्या बोल सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये इनफ्लो है। कैश परचेजेस, ये क्या कहलाएगा बेटा आपका आउटफ्लो। पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स का जो पेमेंट होगा बेटा वो क्या कहलाएगा, आउटफ्लो। पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफिस के, फैक्ट्री के, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे, और ये क्या कहलाएगा बेटा आपका आउटफ्लो कहलाएगा, राइट। फिर इसके बाद हमने देखा था कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टीज एंड कमीशंस, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टीज एंड कमीशंस, ये भी हमारा क्या कहलाएगा बेटा, इनफ्लो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनफ्लो। अब यहां पर हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दिखा दी बेटा, इसका हम टोटल लगाएंगे कि टोटल में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। तो चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, हमें यहां पर एक हेडिंग यूज करनी है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैं भी यहाँ पे 1 2 ये 3 लाइन छोड़ देता हूँ, राइट। क्यों, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी आपको एक बात बताई थी कि कुछ एक्टिविटीज डीम्ड ऑपरेटिंग होती है, तो उनको हम यहाँ प्रेजेंट करेंगे। कैसे प्रेजेंट करेंगे तो अभी आपको थोड़ी देर बाद फॉर्मेट कंप्लीट करते समय मैं आपको समझाता हूँ। अब बी पार्ट आ गया यहाँ पे, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या था बेटा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट का खरीदना, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरीज, मोटर व्हीकल्स, चाहे टेंजिबल चाहे इंटेंजिबल, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये आउटफ्लो हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इसी में हम कंटिन्यू करेंगे बेटा आगे, इसके नीचे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये क्या कहलाएगा बेटा आपका, इनफ्लो। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट खरीदा, ये क्या कहलाएगा बेटा आपका आउटफ्लो। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये क्या कहलाएगा बेटा आपका, इनफ्लो कहलाएगा।
लोन गिवन टू एनी पर्सन, या जिसको हमने बोला था एडवांस गिवन टू, ये आउटफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। ये रीपेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम लोन गिवन टू, ये इनफ्लो हो गया। आपने क्या रिसीव किया बेटा? इंटरेस्ट रिसीव किया। आपने क्या रिसीव किया बेटा? डिविडेंड रिसीव किया। ये सारी की सारी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। अब जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमने यहाँ लिख दी, अब मैं इसका टोटल लगाऊंगा। ये टोटल पॉजिटिव भी हो सकता है और ये टोटल नेगेटिव भी हो सकता है। तो नेगेटिव है तो ब्रैकेट हमने यूज किया है, और इस टोटल को मैं यहाँ ब्लॉक भी कर दूंगा, और ब्लॉक करके इसको बाहर वाले कॉलम में ले आऊंगा, नेट वाले कॉलम में। और जैसे इसको मैं बाहर नेट वाले कॉलम में लेकर आऊंगा, मैं इसको क्या रिप्रेजेंट करूंगा? ये बी पार्ट, राइट। नेट कैश, अगर ये पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे फ्रॉम, नेट कैश फ्रॉम। और अगर ये नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे? यूज इन, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, या नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का नेट कैश या तो फ्रॉम है या यूज्ड इन है, कैलकुलेट कर लिया गया है, और हमने इसको नेट वाले कॉलम में लिख दिया है। अब हमारा सी पार्ट यहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लोज क्या क्या हैं देखिएगा, याद कीजिएगा। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ये क्या कहलाएगा? इनफ्लो। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये क्या कहलाएगा? आउटफ्लो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रीपेमेंट रिडम्पशन कहलाता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। और इक्विटी शेयर्स के रीपेमेंट करने का एक तरीका होता है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। आप अपने ही इक्विटी शेयर्स को ओपन मार्केट से खरीदकर कैंसिल कर देते हैं, तो बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। लोन रेज्ड करना, लोन लेना, रीपेमेंट ऑफ लोन का रीपेमेंट करना, ये आउटफ्लो हो गया। इशू ऑफ डिबेंचर्स इशू करना, ये क्या कहलाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो कहलाएगा। डिबेंचर्स का रीपेमेंट करना रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कहलाता है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कहलाता है। ये क्या कहलाएगा बेटा? आउटफ्लो, राइट। और जब इतने सारे फाइनेंशियल सोर्स आप फाइंड करेंगे तो इन पर हमने क्या पे किया था बेटा? इंटरेस्ट पे किया था, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पे किया था, तो ये भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का ही पार्ट होगा। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि ये जो बोरोइंग्स है, ये डेट है, ये लॉन्ग टर्म क्या है? अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी रेज की या उसका रीपेमेंट किया है तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट आ जाएगा। जिसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल लिखा था यहाँ पे, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट का इंक्रीज क्या कहलाएगा? ये इनफ्लो। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये क्या कहलाएगा? आउटफ्लो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब मैंने इसका टोटल लगा दिया यहाँ पे, ये टोटल लगा दिया। ये टोटल क्या होगा बेटा? ये तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगाकर इसको नेट वाले कॉलम में हम लिख देंगे। और इसको हम क्या हेडिंग दे देंगे यहाँ पर बेटा? सी पार्ट नेट कैश फ्रॉम, अगर पॉजिटिव है तो नेट कैश फ्रॉम, और अगर नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे हम? यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या बोलेंगे? नेट कैश फ्रॉम या यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बोलेंगे, राइट। नेट कैश फ्रॉम या यूज्ड इन क्या बोलेंगे इसको बेटा अपन? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बोलेंगे, ठीक है। तो ये कैश बुक की हमने समरी को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, राइट। अब इसमें
थोड़ा सा यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है समझिएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो एक्टिविटी ना तो ऑपरेटिंग है, न इन्वेस्टिंग है, न फाइनेंसिंग है, न ऑपरेटिंग है, न इन्वेस्टिंग है, न फाइनेंसिंग है, उसको आप ऑपरेटिंग मानते हुए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे, राइट, डीम्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पर यूज करते हैं कि ये डीम्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है और क्यों होती है। इसका एक एग्जांपल आता है इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स का आपने पेमेंट किया। अब ये कैसे न तो ऑपरेटिंग है, न इन्वेस्टिंग है, न फाइनेंसिंग है, राइट। और अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड हो गया तो वो इनफ्लो हो गया, तो उसको हम यहाँ क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। तो समझिएगा इनकम टैक्स को हमने मानते हुए क्यों लिखा है, तो मैं आपको समझा दूं। कंपनी जो इनकम टैक्स चुकाती है, यही बोल कि लाइक हमारे इंडिया में जो इनकम टैक्स चुकाया जाता है वो 5 इनकम्स की हेड पर टैक्स चुकाया जाता है। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं। वो 5 इनकम के हेड्स क्या होते हैं, वो 5 इनकम के हेड्स क्या होते हैं, देखिएगा इधर, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, बिजनेस एंड प्रोफेशंस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, आप इन 5 इनकम को क्या करते हैं बेटा, क्लब करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद जो हेडिंग आती है वो आती है जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से कुछ हम अलाउंसेस या रिबेट प्रोवाइड करा देते हैं, और इसके बाद जो इनकम आती है हमारी वो क्या आती है, एनटीआई, नेट टोटल इनकम। और फिर हमारे जो इनकम के स्लेब्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम टैक्स चुका देते हैं। अब कंपनी में क्या होता है, कंपनी में सैलरी की इनकम तो नहीं होगी चलो, लेकिन वहां बिजनेस प्रोफेशन की इनकम तो हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी हो सकती है, रेंटल इनकम, अदर सोर्सेज की इनकम लाइक इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम भी हो सकती है। और अगर आपने किसी एसेट को लंबे समय रखकर अगर आपने उस पर बेचा है तो वहां 2 तरह के गेन हम रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, राइट। तो ये हमारी इनकम कंपनीज की इनकम में इंक्लूड हो सकती है। अब हम जो टैक्स चुकाते हैं सभी इनकम को इकट्ठा करके इनकम पर एक टैक्स चुकाते हैं। तो हमने ये जो इनकम टैक्स चुकाया है ये नहीं पता पड़ पाता कि इसमें ऑपरेटिंग इनकम कितनी है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी है, ऑपरेटिंग इनकम का टैक्स कितना है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का टैक्स कितना है। मतलब कहने का मतलब जो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम होती है ऑपरेटिंग इनकम होती है, बाकी इनकम क्या कहलाएंगी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाएंगी। आप इनकम को क्या कर देते हैं, इकट्ठा टैक्स चुकाते हैं एक साथ। तो जब तक आपको इनकम का बाइफिकेशन नहीं होगा, टैक्स का बाइफिकेशन नहीं होगा, तब तक ये इनकम टैक्स न तो ऑपरेटिंग है, न इन्वेस्टिंग है, न फाइनेंसिंग है। तो इसको हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मानते हुए दिखाते हैं। और जब इनकम टैक्स हमने चुकाया है, अगर उसको ऑपरेटिंग मान रहे हैं तो उसका जो रिफंड है वो भी ऑपरेटिंग ही माना जाएगा। तो सुनना, ये जो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है कैश जनरेटेड, इसके ऊपर जो भी एक्टिविटीज है ये सारी की सारी एक्चुअल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, और इसके जो नीचे हम दिखा रहे हैं ये मानते हुए। अब इसका हम टोटल लगाएंगे बेटा, और टोटल लगाकर इसको बाहर वाले कॉलम में लिख दिया जाएगा, इसको बाहर वाले कॉलम में लिख दिया जाएगा। और इस रिजल्ट को वही हम क्या बोलेंगे, नेट कैश, या तो फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब अगर आप देखें तो जो डिटेल वाले कॉलम्स हैं उनके टोटल्स हमने ब्लॉक कर दिए। अब हमारे पास में ये 3 टोटल है, ए बी अमाउंट, सी अमाउंट, ये तीनों नेट अमाउंट हमारे पास में बचे। हम क्या करते हैं, इन तीनों अमाउंट का टोटल लगाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और ये जो टोटल है ये क्या कहलाएगा, चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहलाता है।
चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहलाता है बेटा ये। अभी कैश इक्विवेलेंट क्या है तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्या है कैश इक्विवेलेंट। अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की बात करें, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश का मतलब क्या है? कैश मींस, तो कैश का मतलब क्या है? कैश मींस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, या तो कैश या कैश की जो इक्विवेलेंट है वो कैश है। अब इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है बेटा? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस। इसमें हम शामिल करते हैं बेटा चेक इन हैंड। अगर आपने किसी से चेक लिया और बैंक में जमा नहीं कराया तो वो भी कैश के इक्विवेलेंट ही है। बैंक के जो ड्राफ्ट होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह, उनको भी हम कैश इक्विवेलेंट ही मानते हैं। और हम यहां पर कैश इक्विवेलेंट में क्या शामिल करते हैं बेटा? शॉर्ट टर्म, या इसको बोलते हैं मार्केटेबल। क्या बोलते हैं बेटा? शॉर्ट टर्म या मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, और क्या बोल सकते हैं अपन? सिक्योरिटीज। क्या बोल सकते हैं? सिक्योरिटीज। मतलब यहां पर ये 4 वर्डिंग्स हो गई, लाइक जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज क्या होती है बेटा? जो कि रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश होती है, जिनको आप मार्केट में रखें और कैश में कन्वर्ट हो जाए, ये कैश के इक्विवेलेंट ही होती हैं। राइट, बात समझ में आई? तो कैश के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग कैश का मतलब क्या हो गया? कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, चेक इन हैंड्स, ड्राफ्ट्स और शॉर्ट टर्म मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज। तो हम क्या करते हैं ध्यान देना, जब हमने ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया तो ये जो टोटल आया है ये क्या बताता है कि आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आया है या गया है साल भर में। ये टोटल आपको बताएगा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आपके पास में कितना पैसा आया है या गया है। ये टोटल आपको बताएगा कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आया है या गया है। और जब आप इन तीनों का टोटल लगा देते हैं तो ये क्या कहलाता है? चेंजेस इन कैश। क्या कहलाता है बेटा? चेंजेस इन कैश कहलाता है। जैसे मान लो आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 2000 रुपए है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आपके पास में 5000 रुपए है, 5000 रुपीज, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आपके पास में 1000 रुपीज आया, तो टोटल 257,18,000 आपका कैश में चेंजेस हुआ है फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड। और अगर मेरे पास में पहले का बैलेंस पड़ा हुआ है ईयर के बिगिनिंग का, जो कि क्या कहलाएगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मान लो पहले का बैलेंस पड़ा हुआ है 2000 रुपीज, तो मेरे पास में बैलेंस क्या होना चाहिए बेटा? क्लोजिंग बैलेंस क्या होना चाहिए? 10,000 रुपीज होना चाहिए। और वो क्या कहलाएगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहलाएगा। और अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने कैश बुक से उठाई है, बिना किसी एडजस्टमेंट के, बिना किसी करेक्शंस के। राइट, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? डायरेक्ट मेथड। लाइक हमने सारी इंफॉर्मेशन बिना कोई एडजस्टमेंट, बिना कोई करेक्शंस के राइट यहाँ पर लिख दी है। तो ये जो फॉर्मेट है बेटा आपका क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट के डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट है। और बात आता है कि इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी क्यों बनाती है, इसका रीजन मैं आपको एक छोटा सा समझा दूं। जैसे अगर हम बात करें कोई पर्सन है और अगर उस पर्सन के हमें पता लग जाए कि कैश इनफ्लोस क्या है और कैश आउटफ्लोस क्या है, मतलब एक पर्सन के पास में पैसा कहां से आता है और पैसा कहां जाता है, तो बेटा हम उसकी नेचर को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो किस तरीके का पर्सन है। राइट, मान लो कोई स्टूडेंट है, फैमिली पेरेंट्स से अपना पैसा लेता है तो हम क्या बोलेंगे? वो डिपेंडेंट है। कोई पर्सन है अर्निंग करता है, राइट, सर्विसेज देकर या कुछ गुड्स वगैरह को सेल करके, तो हम बोलेंगे ये अर्नर है। अब वो जो पैसे को खर्च कर रहा है, तो खर्च कहाँ कर रहा है उससे उसकी नेचर को डिस्क्राइब किया जा सकता है इजीली। राइट, कि जो कैश का आउटफ्लो है, उसकी जो एक्सपेंडिचर्स है, किन हेड पर है, किन जगह पर है, तो उससे उसकी नेचर को डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो ऐसे ही अगर कंपनीज ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है और इन कैश फ्लो स्टेटमेंट को अगर कंपनी के इन्वेस्टर्स देखेंगे या कोई नए इन्वेस्टर देखेंगे, तो वो ये बता सकते हैं कि कंपनी किस तरह की एक्टिविटीज में एंगेज्ड है। राइट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनीज के
नेचर को डिस्क्राइब करता है कि वो किस तरीके से अपने कैश को मैनेज करती है, कैश के इनफ्लोस क्या है उसके और आउटफ्लोस क्या है। तो ये जो फॉर्मेट है बेटा, ये आपका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट है, राइट। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इलस्ट्रेशंस, कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेटा, जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है, डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड। थैंक यू।